राजकुमारी आरव्या, अपने पिता महाराज की सबसे प्रिय संतान, आज बिना किसी घोषणा के महल से बाहर निकली थी। राज्य की सीमाओं से सटे एक छोटे से गांव की ओर उसका रथ मुड़ा। वह अक्सर अपने जीवन की एकरसता से दूर किसी और दुनिया की सच्चाई देखने को तरसती थी। उस गांव की गलियों में चलते हुए उसकी दृष्टि एक युवा पर ठिठक गई। वह लगभग 25 का होगा। सांवला, गठीला, साधारण पर आत्मविश्वासी चेहरा। वह मिट्टी से बर्तन बना रहा था, लेकिन वह कला नहीं, जैसे कोई साधना थी। राजकुमारी कुछ क्षण वहीं खड़ी रही। उस युवक की अंगुलियां जैसे मिट्टी से संवाद कर रही थीं। पहली बार उसने किसी को इतने ध्यान और मौन में रचते देखा था। न जाने क्यों वह उस साधारण से दृश्य में खो गई। वह धीमे कदमों से उसके पास पहुंची और बोली, क्या तुम मुझे भी बर्तन बनाना सिखाओगे? युवक ने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में विस्मय और संशय एक साथ उमड़ आया। आप तो राजकुमारी हैं। ये काम आप कैसे कर सकती हैं? अगर महाराज को पता चल गया तो? राजकुमारी ने मुस्कुराकर उसकी बात काट दी। राजकुमारी होना मेरे मन को बांध नहीं सकता। मैं जानना चाहती हूं कि मिट्टी में क्या जादू है जो तुम्हें इतना शांत कर देता है। वह चुप रहा, पर उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान तैर गई। कुछ क्षण बाद वह बोला, अगर आप सच में सीखना चाहती हैं तो ठीक है, लेकिन यह हमारा रहस्य रहेगा। राजकुमारी ने पहली बार किसी के साथ मिलकर कुछ सिर्फ अपना सोचा था। उस दिन की मिट्टी उसके हाथों को नहीं, हृदय को छू गई थी। दूसरे दिन राजकुमारी फिर उसी गांव आई। इस बार वह पहले से अधिक निश्चिंत थी और उसके भीतर कुछ ऐसा था जिसे वह स्वयं भी पहचान नहीं पा रही थी। युवक, जिसे गांव वाले सहज रूप से कुंभन कहते थे, वहीं बैठा था, उसी स्थिरता में, उसी मिट्टी के संसार में। राजकुमारी उसके पास जाकर बैठ गई। आज क्या बनाएंगे? उसने सहजता से पूछा। कुंभन ने मुस्कुराते हुए मिट्टी उसकी ओर बढ़ा दी। आज आप अपने हाथों से बनाएंगी, मैं केवल देखूंगा। राजकुमारी ने अपने नाजुक हाथों से गीली मिट्टी को स्पर्श किया। वह स्पर्श नया था, पर उसे असहज नहीं लगा। कुंभन धीरे धीरे उसकी उंगलियों को पकड़कर उन्हें दिशा देता रहा। दोनों के हाथों के बीच की दूरी मिटती रही, जैसे शब्दों से ज्यादा संवाद उस मिट्टी में घुलने लगा। अचानक राजकुमारी ने अपनी उंगलियां रोक लीं और कुंभन की ओर देखा। कुंभन? उसकी आवाज धीमी थी पर स्पष्ट। क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? कुंभन का चेहरा जैसे क्षण भर के लिए जम गया। उसके हाथ की मिट्टी उसकी पकड़ से छूटकर नीचे गिर गई। क्या? उसने सांस रोकते हुए कहा। आप क्या कह रही हैं? आप एक राजकुमारी हैं और मैं तो एक साधारण कुम्हार। ये संभव नहीं। ये बात तो कोई 7 जन्मों में भी नहीं हो सकती। राजा हमें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। राजकुमारी ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, मैंने राजकुमारी होना नहीं चुना, लेकिन तुम्हें चुन रही हूं। तुम मुझ पर विश्वास रखो कुंभन, हमारे बीच कोई नहीं आ सकेगा। वह कुछ नहीं बोला, सिर्फ उसकी आंखों में एक अनकहा भाव तैर गया, जैसे मिट्टी का कोई अधूरा बर्तन पहली बार आकार पा गया हो, पर अभी भी भट्टी की आंच से गुजरना बाकी था। राजकुमारी अब हर तीसरे चौथे दिन अकेले गांव जाया करती थी। महल में किसी को इसकी खबर नहीं थी, न दासियों को, न रक्षकों को। वह अपनी पहचान को ढककर गांव पहुंचती और सीधे कुंभन की मिट्टी की चौकी पर जा बैठती। वहां वे दोनों अपने हाथों से न केवल बर्तन बनाते, बल्कि अपने मन के भाव भी गढ़ते। कुंभन अब उससे सहज हो चला था। कभी वह मिट्टी उठाकर उसकी हथेली में रखता, कभी उसके हाथ थाम कर कहता, इस बार किनारा थोड़ा और उठाओ। हाँ, ऐसे। राजकुमारी की मुस्कान हर बार गहरी हो जाती। एक दिन जब दोनों मिट्टी के चाक पर एक साथ बर्तन का आकार गढ़ रहे थे, तभी उस पगडंडी से राज्य का एक वरिष्ठ मंत्री गुजर रहा था। वह घोड़े पर सवार था, लेकिन उसकी दृष्टि सहसा उस दृश्य पर टिक गई। एक युवती जिसकी चाल और रूप स्पष्ट रूप से शाही था, एक कुम्हार के साथ मिट्टी में हाथ सने बैठी थी। वह ठिठक गया, पहले संदेह किया, फिर जब उसने राजकुमारी का चेहरा स्पष्ट देखा, उसकी आंखें चौंधिया गईं।
बिना रुके, बिना कुछ कहे मंत्री चुपचाप महल की ओर लौट गया। उधर राजकुमारी को इसका भान तक ना था। वह तो कुंभन से कह रही थी, कल मैं कुछ समय और रुकूंगी, आज मन नहीं भरता। कुंभन ने उसकी आंखों में देखा और कुछ कह न सका। उसे शायद आभास था कि यह शांति, यह एकांत ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं। सीधा दरबार में पहुंचा और सशंकित स्वर में बोला, महाराज, मुझे एक अत्यंत गंभीर बात कहनी है, वह जो राज्य की मर्यादा से जुड़ी है। राजा, जो उस समय दरबारियों से सामान्य चर्चा कर रहे थे, उसकी भंगिमा देख चुप हो गए। कहो मंत्री, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा। मंत्री ने आंखें झुकाकर कहा, मैं आज गांव के रास्ते से लौट रहा था। वहीं एक कुम्हार के चबूतरे पर मैंने राजकुमारी आरव्या को देखा। वे एक युवक के साथ मिट्टी में बर्तन बना रही थीं। वह युवक कोई सामान्य कुम्हार था और राजकुमारी उसके साथ अत्यंत निकट थी, जैसे कोई गहरा संबंध हो। सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा विक्रमसेन की आंखें कुछ क्षणों के लिए स्थिर हो गईं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपनाकर कमर पर रखे और उठ खड़े हुए। मंत्री की ओर एक कठोर दृष्टि डालते हुए बोले, यह बात यहीं रुके मंत्री, जब तक मैं न कहूं कोई भी इस विषय में एक शब्द नहीं कहेगा। जैसा आदेश महाराज, मंत्री ने सिर झुकाकर कहा। राजा धीमे धीमे अपने कक्ष की ओर बढ़े। उनके भीतर तूफान था, पर चेहरे पर वही राजसी संयम। उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर उसी क्षण उन्होंने एक निर्णय ले लिया था। एक निर्णय जो एक पिता और एक राजा के बीच लड़ाई का परिणाम था। संध्या के समय जब महल के आंगन में धीमी रोशनी उतरने लगी थी, राजकुमारी आरव्या अपने कक्ष से निकलकर सीधे राजसभा की ओर बढ़ी। आज उसके भीतर कुछ अलग था। न कोई डर, न कोई हिचक, केवल एक दृढ़ विश्वास और प्रेम। राजा विक्रमसेन उस समय अपने निजी कक्ष में थे। राजकुमारी को भीतर आते देखकर उन्होंने पहले क्षण शांत दृष्टि से देखा, फिर बोले, मैं जानता हूं तुम किस विषय में आई हो, आरव्या। राजकुमारी क्षण भर के लिए रुकी, पर फिर आगे बढ़कर बोली, तो क्या आप पहले ही जान चुके हैं पिता? राजा ने गंभीर स्वर में कहा, मैं सब जानता हूं। मंत्री ने जो देखा वह छिपाने योग्य नहीं था। अब तुम बताओ, तुम्हारे और उस युवक के बीच क्या है? राजकुमारी ने नजर झुकाए बिना उत्तर दिया, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं पिता, मैं उससे विवाह करना चाहती हूं। राजा कुछ देर मौन रहे। उनकी आंखों में ना तो क्रोध था, ना ही व्याकुलता, बस एक कठोर संकल्प। ठीक है, उन्होंने संयमित स्वर में कहा, अगर तुम्हारा मन यही है तो मैं उसका सामना करूंगा, पर एक शर्त है। राजकुमारी चौंकी। शर्त? राजा बोले, जब तक मैं उस युवक से मिलकर न लौट आऊं, तुम महल की सीमाओं के बाहर नहीं जाओगी। यही मेरी एकमात्र मांग है। क्या तुम इसे स्वीकार करती हो? राजकुमारी ने थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराकर कहा, हां, मैं स्वीकार करती हूं। आपसे यही तो अपेक्षा है, न्याय। वह यह नहीं जानती थी कि उसी क्षण जहां वह प्रेम में भरोसे की इमारत गढ़ रही थी, वहीं राजा एक ऐसी योजना बना चुके थे जिसमें पिता का हृदय नहीं, केवल सिंहासन की मर्यादा बोल रही थी। रात गहराई नहीं थी, पर राजा विक्रमसेन की योजना पूर्ण रूप ले चुकी थी। उन्होंने अपने विश्वास पात्र 3 मंत्रियों को गुप्त रूप से बुलाया और धीमे स्वर में कहा, उस कुम्हार को जिसके बारे में राजकुमारी ने कहा है, उसे तुरंत ढूंढो, पर किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। उसे चुपचाप लेकर राजमहल से दूर झरने की घाटी तक ले जाओ। वहां जाकर उसे फेंक दो। मंत्रियों ने क्षण भर की चुप्पी के बाद सिर झुका दिए। न कोई प्रश्न, न कोई प्रतिरोध, केवल आदेश पालन। राजा की आंखों में उस समय कोई भाव नहीं था, न क्रोध, न दया। शायद वह खुद भी अपने भीतर पिता और राजा के बीच के संघर्ष को दबा चुका था। रात के तीसरे प्रहर वे मंत्री गांव पहुंचे। कुंभन अब तक सो रहा था। उन्होंने उसे बहाने से बाहर बुलाया। राजा तुमसे मिलना चाहते हैं, यह अवसर है तुम्हारे लिए, चलो हमारे साथ। कुंभन अनजान था इस योजना से। वह बिना किसी शंका के उनके साथ चल पड़ा। घाटी में पहुंचते ही मंत्री रुके। चारों ओर सन्नाटा था, केवल झरने का गर्जन सुनाई दे रहा था।
राजा का संदेश यहीं समाप्त होता है, एक मंत्री ने कठोर स्वर में कहा। और इससे पहले कि कुंभन को समझ पाता, दो जनों ने उसके हाथ पकड़े और तीसरे ने उसे बलपूर्वक झरने की ओर ढकेल दिया। एक क्षण में वह गरजती धारा में समा गया और तीनों मंत्री चुपचाप लौट चले। उधर महल में राजा ने राजकुमारी को बुलाकर कहा, मैं उस युवक से मिला, लेकिन वह अब अपने घर पर नहीं है। शायद तुम्हारी बात सुनकर डर गया और भाग गया। राजकुमारी की आंखें शून्य में टिक गईं। उसके भीतर कोई बात खटक गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने सिर झुकाकर केवल इतना कहा, मैं विश्वास नहीं कर पा रही। राजा ने उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, कभी कभी जीवन आगे बढ़ने के लिए किसी भ्रम से बाहर आना जरूरी होता है। पर वह नहीं जानता था कि प्रेम भ्रम नहीं होता और सत्य देर से ही सही लौटता अवश्य है। राजा के मुख से यह सुनकर कि कुंभन भाग गया है, राजकुमारी आरव्या कुछ पल के लिए स्थिर रह गई। उसका चेहरा, जो अब तक विश्वास की आभा से भरा था, अचानक किसी अदृश्य वेदना से ढक गया। उसने धीरे से पूछा, आप जब वहां पहुंचे तब वह क्या कह रहा था? राजा ने बिना पलक झपकाए उत्तर दिया, मुझे उससे मिलने का अवसर ही नहीं मिला। वह पहले ही अपने घर से जा चुका था। राजकुमारी ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें राजा के शब्दों को नहीं, उनके पीछे छिपे मौन को टटोल रही थीं। उसी दिन राजकुमारी ने एक साधारण वस्त्र पहना और अकेले ही गांव की ओर निकल पड़ी। उसकी आंखों में अंतिम बार उस स्थान को देखने की व्याकुलता थी जहां उसका मन बंधा था। जब वह गांव पहुंची तो कुंभन का घर सूना पड़ा था। चौकी पर अधूरे बर्तन पड़े थे, चाक की मिट्टी सूख चुकी थी। एक वृद्ध स्त्री जो पास ही बैठी थी बोली, आज 4 दिन हो गए बेटा, दिखाई नहीं दिया। बिना कुछ कहे चला गया। बड़ा भला लड़का था। राजकुमारी की आंखों में आंसू नहीं थे, पर भीतर कुछ दरक रहा था। उसने उस चाक को छूकर देखा जहां कभी उसकी उंगलियों ने मिट्टी से प्रेम रचा था। वह धीरे से उठी और बिना कुछ बोले महल लौट आई। उसने किसी से कोई प्रश्न नहीं किया, न राजा से न अपने आप से। बस मन में एक अनकहा प्रश्न जमकर बैठ गया, क्या प्रेम इतना कमजोर होता है कि डर से भाग जाता है? या फिर कहीं कुछ ऐसा घट चुका था जो उसे छिपाया गया? उत्तर उसे नहीं मिला, पर संदेह की एक धीमी आंच अब उसकी आंखों में जलने लगी थी। राजा विक्रमसेन ने जब राजकुमारी आरव्या से कहा, वह युवक अब गांव में नहीं है, लगता है डर कर भाग गया, तो उस एक वाक्य ने जैसे उसके भीतर कुछ तोड़ दिया। आरव्या ने बहुत देर तक अपने पिता की आंखों में देखा। वहां विश्वास जैसा कुछ नहीं था, न कठोरता न कोमलता, केवल एक साफ झूठ का सन्नाटा। पर वह कुछ न बोली। उस रात वह महल की बालकनी में बहुत देर तक खड़ी रही। नीचे फैला अंधेरा उसे खींचता था, जैसे कोई नाम छिपा पुकार रहा हो, कुंभन। अगले दिन बिना किसी को बताए वह स्वयं गांव पहुंची। कुंभन की मिट्टी की चौकी अब खाली थी। जहां पहले उसके हाथ मिट्टी में खेलते थे, वहां अब बिखरी रेखाओं में मौन पसरा था। पास ही बैठी एक वृद्धा बोली, कई दिन से नहीं दिखा वह लड़का, किसी से कुछ कहे बिना चला गया, चुपचाप, जैसे कोई अपना भार छोड़कर चला गया हो। राजकुमारी ने मिट्टी को छुआ, सूखी जमी हुई, जैसे किसी प्रतीक्षा में ठहरी हो। उसका हृदय कह रहा था, कुंभन ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन जो आंखें देख रही थीं, वो यही कह रही थीं, शायद वह चला गया। वह बिना कुछ बोले लौटी। उस दिन पहली बार आरव्या ने अपने कमरे का दरवाजा भीतर से बंद किया और कोई भी शब्द, अपने या किसी और के, उसे समझा नहीं सका। कुंभन की देह झरने की गर्जना के बीच चट्टानों से टकराती हुई बेहोश अवस्था में बहती गई। उसकी सांसें थमी नहीं थीं, पर चेतना कहीं गहराइयों में डूब गई थी। बहाव ने उसे दूर एक शांत नदी की किनारे ला छोड़ा, जहां कुछ ग्रामीण जल भरने आए थे। एक युवक ने उसे देखा और चौंक गया, यह तो अधमरा है, जल्दी उठाओ। कुंभन को 4 लोग मिलकर गांव के समीप एक झोपड़ी में ले आए। वैद्य बुलाया गया। शरीर पर खरोंचें थीं, पर प्राण अभी जीवित थे।
2 दिन तक वह निश्चेत पड़ा रहा। तीसरे दिन उसकी सांसों में गति लौटी। जब आंखें खुली, वह कुछ भी नहीं पहचान पा रहा था, न चेहरों को, न जगह को, न स्वयं को। कौन हूं मैं? उसने धीमी आवाज में पूछा। गांव के बुजुर्ग ने उसका माथा सहलाते हुए कहा, बेटा, तू अब हमारे साथ है, सब याद आ जाएगा। शरीर को थोड़ा विश्राम चाहिए और मन को समय। दिन बीते और धीरे धीरे उसकी स्मृति के धागे जुड़ने लगे, किसी बर्तन के आकार की तरह जो पहले टूटा हुआ था, अब पूर्णता की ओर लौट रहा था। एक रात वह चौंक कर उठा। उसकी आंखों में भय और पीड़ा दोनों थे। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और फुसफुसाया, राजा, राजा ने मुझे झरने में फेंका था। आरव्या। यादों की डोर खुल चुकी थी। वह जान गया कि जो हुआ वह कोई स्वप्न नहीं था, एक विश्वासघात था। कुंभन अब पूरी तरह से स्मृति में लौट चुका था। उसके भीतर क्रोध नहीं था, पर अन्याय का एक घना भार था, जिसे वह अब और ढोना नहीं चाहता था। उसने मन में ठाना, वह महल जाएगा, आरव्या से मिलेगा और उसे सच्चाई बताएगा। वह किसी भिक्षु का वेश धरकर राजधानी पहुंचा। लोगों ने ध्यान नहीं दिया। एक साधारण युवक, धूल धूसरित, चुपचाप महल की भीड़ में विलीन हो गया। पर उसकी आंखें केवल एक दिशा जानती थीं, राजकुमारी आरव्या का कक्ष। अवसर उसे उसी दिन मिला जब राजकुमारी राजमहल के उपवन में अकेली टहल रही थी। उसका चेहरा अब पहले जैसा नहीं था। चमक में धुंध थी और नजरों में प्रश्न। कुंभन ने धीरे से पुकारा, आरव्या। वह ठिठक गई। आवाज में कुछ जाना पहचाना था। उसने मुड़कर देखा, सामने वही चेहरा जिसे वह अब तक केवल स्मृतियों में देखती थी। उसकी आंखें फैल गईं, स्वर कांप उठा। कुंभन, तुम? लेकिन तुम तो भाग गए थे। कुंभन कुछ क्षण तक मौन रहा, फिर बोला, नहीं आरव्या, मैं नहीं भागा। मैं फेंका गया था, उसी राजा के हाथों जिसे तुम पिता कहती हो। उसके शब्दों में कोई क्रोध नहीं था, बस एक निर्विकार सत्य। राजकुमारी पीछे हट गई। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे पिता? नहीं, मैं कैसे मान लूं? कुंभन ने उसकी ओर देखा, फिर अपना दायां हाथ बढ़ाते हुए बोला, जब उन्होंने मुझे झरने में धकेला, मैंने उनके हाथ पर अपने नाखून से खरोंच दी थी। वह निशान आज भी होगा, अगर तुम देखना चाहो तो। आरव्या का चेहरा शून्य हो गया। उसके भीतर वर्षों से पलता विश्वास अब डगमगाने लगा था। वह मुड़ी और उसी क्षण समझ गई, अब उसे सत्य का सामना करना ही होगा। राजकुमारी आरव्या सीधे महल की ओर लौटी। उसके चेहरे पर अब न संदेह था, न शंका, केवल एक कठोर शांति। वह जानती थी कि अब निर्णय का क्षण आ चुका है, या तो विश्वास बचेगा या प्रेम। सिंहासन कक्ष में पहुंचते ही वह राजा विक्रमसेन के सामने जा खड़ी हुई। दरबार में कुछ ही मंत्री उपस्थित थे। राजा ने बेटी की आकस्मिक उपस्थिति देखी, फिर सामान्य स्वर में पूछा, क्या बात है आरव्या? उसने सीधा प्रश्न किया, आपके हाथ पर यह घाव कैसे आया? राजा चौंका। पल भर को उसने अपने दाएं हाथ की ओर देखा, जहां हल्की सी एक पुरानी खरोंच अब भी थी, जिसे उसने कभी महत्व नहीं दिया था। वह क्षण भर रुका, फिर सहजता से बोला, कुछ नहीं, कुछ दिन पहले फर्श पर पैर फिसल गया था, गिरते समय लगा होगा। आरव्या की आंखें उसकी बातों में नहीं, उसकी झिझक में उतर चुकी थीं। उसने धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा, नहीं, यह वही निशान है जो कुंभन ने छोड़ा था, उसी क्षण जब आपने उसे झरने में फेंका था। राजा की आंखों में पहली बार कांपन दिखी। उसने कुछ कहना चाहा, पर शब्द गले में अटक गए, और उससे पहले कि वह कुछ कह पाता, आरव्या आगे बोली, आपने मेरे प्रेम को मेरी अवज्ञा समझा और एक निर्दोष को मृत्यु देने का प्रयास किया, पर जिसे आप मिट्टी समझकर फेंक आए, वह अब चट्टान बन चुका है। राजा ने अपनी मुट्ठी भींची, पर फिर धीरे से ढीली कर दी। उसके भीतर कुछ टूट चुका था, न शायद सिंहासन, न अधिकार, बल्कि एक पिता होने की गरिमा। सिंहासन कक्ष में राजकुमारी की बातों की गूंज अब भी हवा में ठहरी हुई थी।
राजा विक्रमसेन की आंखें झुक चुकी थीं। वर्षों से सीना ताने खड़े रहने वाला वह राजसी चेहरा अब निश्चल खड़ा था, जैसे समय ने पहली बार उसे हारना सिखाया हो। कुछ क्षण बाद उसने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, हाँ, यह सच है, मैंने उसे झरने में फेंकवाया था। उसके इस स्वीकारोक्ति ने जैसे पूरी सभा को जड़ कर दिया। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें बचा रहा हूं, आरव्या, वो बोला। राज्य की मर्यादा, कुल की परंपरा और एक पिता का डर, इन सब ने मुझे वह बनने पर मजबूर किया जो मैं स्वयं से भी नहीं पहचानता। वह धीरे धीरे अपने सिंहासन से नीचे उतर आया। उसकी भारी दृष्टि अब अपनी बेटी के चेहरे पर टिकी थी। मैंने अपना भय तुम्हारे प्रेम पर थोप दिया और उसी भय में एक निर्दोष को मृत्यु के मुंह में धकेल दिया। आज मुझे अपने ही निर्णय पर घृणा हो रही है। राजकुमारी चुपचाप खड़ी रही। उसने राजा की ओर कोई क्रोध नहीं दिखाया, न कोई दया, केवल एक मौन जिसमें वर्षों का विश्वास अब एक नई गहराई पा चुका था। राजा ने अपनी राजमुकुट उतारी और एक पल को अपनी दोनों हथेलियों में थाम कर देखा। मैं राजा नहीं रह सकता, वह बोला। जिस दिन मैंने प्रेम को अपराध समझा, उसी दिन राजधर्म का त्याग कर दिया था। और वहीं सभा में उसने सबके सामने घोषणा की, मैं गद्दी छोड़ता हूं। राजा विक्रमसेन ने जब सिंहासन त्याग की घोषणा की तो सभा स्तब्ध रह गई। मंत्री, सैनिक, सभासद सभी मौन थे। कोई विरोध नहीं हुआ, शायद इसलिए कि कोई शब्द उस क्षण की गंभीरता को तोड़ने योग्य नहीं था। राजा ने धीरे धीरे अपना मुकुट सिंहासन की सीढ़ियों पर रख दिया। फिर वह राजकुमारी आरव्या के सामने आ खड़ा हुआ। अब वह पिता था, राजा नहीं। उसकी आवाज धीमी थी, पर भीतर बहुत कुछ कांप रहा था। मुझे क्षमा करो, आरव्या। मैंने जो किया उसका प्रायश्चित जीवन भर भी करूं तो कम होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अब अपने जीवन का निर्णय स्वयं लो, बिना मेरे भय, बिना मेरी परछाई के। राजकुमारी ने सिर झुकाया। उसने पिता को रोका नहीं, न ही कोई आग्रह किया। वह जानती थी यह वह क्षण है जहां राज सत्ता से ज्यादा मूल्य मानवता का था। राजा पलटा और दरबार से बाहर निकल गया। उसके जाते ही दरबार की नजरों का केंद्र बनी वह राजकुमारी, जो अब केवल एक प्रेमिका थी, अपनी ओर देखने वाले हर चेहरे से दूर मुड़ी और बिना किसी शोर के वहां से निकल गई। उसके हृदय में अब कोई राजसी अभिलाषा नहीं बची थी। वह अब केवल एक सच्चे प्रेम के साथ एक सच्चा जीवन जीना चाहती थी। महल छोड़ने के बाद राजकुमारी आरव्या ने न तो कोई घोषणा की, न ही कोई जुलूस निकाला। वह चुपचाप कुंभन के साथ उसी गांव पहुंची जहां पहली बार उसने मिट्टी को प्रेम की भाषा में महसूस किया था। गांव वालों ने पहले आश्चर्य से देखा, एक पूर्व राजकुमारी एक साधारण कुम्हार के साथ। लेकिन जब उन्होंने आरव्या को उसी मिट्टी के चाक पर बैठते देखा, उसी आदर से कुंभन के हाथों को थामते देखा, तब उन्होंने प्रश्नों को मौन में बदल दिया। कुछ सप्ताह बाद दोनों ने वहीं गांव के मंदिर में सादगी से विवाह किया। न बाजे बजे, न नगाड़े, न कोई शाही भोज। बस दो हाथ एक दूसरे में बंधे और दो मन जो पहले ही एक हो चुके थे। अब आरव्या राजकुमारी नहीं थी और कुंभन अब केवल कुम्हार नहीं रहा। वे दोनों अब एक दूसरे के साथ ही थे, जीवन में, मिट्टी में और आत्मा में। सुबह वे साथ मिट्टी उठाते, दोपहर को चाक चलाते और संध्या को वहीं नदी किनारे बैठकर भविष्य के बारे में नहीं, आज के सुकून पर बातें करते। राजा विक्रमसेन के त्याग के बाद राज्य का भार मंत्री परिषद ने संभाल लिया था, लेकिन किसी ने भी आरव्या को लौट आने के लिए नहीं कहा, क्योंकि वे सब जानते थे उसने वहां से कुछ खोया नहीं, वहां से खुद को पाया है।